हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो दो ध्रुवीयता का अंत। पिछली वीडियो में हमने सतयुग का दौर के बारे में पढ़ा था और अब ये 12th क्लास के पॉलिटिकल का सेकंड चैप्टर है और इसमें हम दो ध्रुवीयता का अंत पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको पता था कि सतयुग के दौरान दो ही तो महाशक्ति थी जो आपस में लड़ रही थी। एक तरफ यूएसए थी और एक तरफ सोवियत संघ थी। यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जो दो ध्रुवीय, दो को तो डिनोट किया गया है यूएसए और यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ से, और ध्रुवीयता का यहाँ पे जो डिनोट किया गया है वो महाशक्तियों से किया गया है कि उस समय दो महाशक्ति थी और इन दोनों के बीच जो वर्चस्व शुरू हुआ था वो 1945 में हुआ था और इसकी जो समाप्ति हुई थी 1991 में हुआ था। 1991 में समाप्ति इसलिए हुई कि जो यूएसएसआर था वो महाशक्ति नहीं रहा, इसलिए कहा गया दो ध्रुवीयता का अंत, या ये कह सकते हो सतयुग का अंत। आगे देखो, सतयुग दो ध्रुवीयता का अंत आगे पढ़ने से पहले हम यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ का इतिहास जानेंगे। हमें ये सबसे पहले बात पता होनी चाहिए कि जो ये सोवियत संघ है ये 15 गणराज्य अर्थात 15 देशों से मिलकर बना था। ठीक, और इसके बारे में पहले थोड़ी सी हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि 1917 से पहले यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ में जो शासन था वो एक तानाशाह शासन था। तानाशाह शासन, और तानाशाह शासन में जो राजा था वो राजा था जार निकोलस, और ये लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। और जब लोग इससे उब गए तो इन्होंने इसके खिलाफ अर्थात इसके विरुद्ध मतलब क्रांति कर दी, जिसे रूसी क्रांति कहा गया। 1917 में किया गया, और जब रूसी क्रांति जब सफल हुई तो वहाँ पे समाजवाद की स्थापना की गई, और समाजवाद की स्थापना की गई और वहाँ के जो प्रथम पी मतलब प्रेसिडेंट, वहाँ के जो प्रथम प्रेसिडेंट बने वो लेनिन बने। ठीक, लेनिन बने, और इन्हीं को ही रूसी क्रांति का जनक माना जाता है। अब आगे जाने से पहले सबसे पहले हम यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ के नेताओं के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आगे भी हमें इन नेताओं की जरूरत पड़ सकती है और हो सकता है, और कई बार पेपर में तो इनके बारे में एक एक दो दो नंबर में पूछ भी जाता है, तो इसलिए हम थोड़ी सी चीज़ें जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लेनिन से। अब जो लेनिन थे वो लेनिन 1917 से 1924 तक बने रहे। इन्हें रूसी क्रांति का जनक भी कहा जाता है, और इन्होंने स्थापना की थी कम्युनिस्ट पार्टी की। आपको पता है कि किसी ना किसी देश में एक पार्टी का शासन होता है, जैसे कि भारत में भी कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, ऐसे शासन करती है। वैसे सोवियत संघ में भी एक पार्टी का वहाँ पर शासन था जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, और ये सोवियत संघ में लगभग इसने 72 वर्ष तक शासन किया। मतलब यह कह सकते हो कि रूसी क्रांति खत्म हुई तो वहीं 1918 से लेकर 1990-91 तक इसने शासन किया, और लेनिन जो थे वो प्रथम राष्ट्रपति थे। फिर इसके बाद आए स्टालिन जो 1924 से लेकर 1953 तक रहे। फिर इसके बाद आए खुर्शचेव जो 1953 से 1964 तक रहे। इन्होंने क्यूबा संकट का सामना किया था, आपको पता ही होगा। फिर इसके बाद आए ब्रेजनेव 1964 से 1982 तक रहे। फिर आए गोरबच्चे, इन्हें मिखाइल गोरबच्चे के नाम से जाना जाता है, बहुत चर्चा में रहे। इन्होंने 1985 से 1991 तक किया, और ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। ये अंतिम राष्ट्रपति थे, और इन्होंने सोवियत संघ की स्थिति को सुधारने के लिए सुधार नीति चलाई थी। ये बहुत चर्चा में है, कहा जाता है कि इनकी सुधार नीति के कारण ही सोवियत संघ टूट गया, बिखर गया। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, रूस 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो सोवियत संघ की जगह जो उसका नया देश आया वो रूस आया। मतलब एक तरह से सोवियत संघ को रूस कहा जाने लगा। और फिर रूस के जो पहले राष्ट्रपति बने वो यल्तसिन बने, जो 1991 से 1999 तक रहे। ये प्रथम राष्ट्रपति थे। फिर इसके बाद आए पुतिन, सॉरी यहाँ पे छोटी आ की मात्रा आएगी, ई की मात्रा ये गलत हो गया। तो फिर ये जो पुतिन थे ये 1999 से 2020 अभी वर्तमान भी बने हुए हैं। ठीक, ये थोड़ी सी जानकारी थी छोटी सी। फिर आगे देखते हैं सोवियत संघ। अभी जो सोवियत संघ था इसकी विशेषता क्या थी? विशेषता का अर्थ होता है कि जैसे मान लो एक पेन है, एक जो पेन है वो पेन कैसा चलता है? नीला चलता है। पेन कितने का है? 5 रुपये का, 10 रुपये का है ना? तो वो उसकी विशेषता हो गई। वैसे ही अब जो सोवियत संघ था तो उसकी क्या विशेषता थी जिससे वो महाशक्ति कहलाता है, तो पहली विशेषता आप ये कह सकते हो कि जब सोवियत संघ था तो उसकी जो अर्थव्यवस्था थी 1945 के बाद वो बहुत मजबूत होगी, और इतनी मजबूत होगी उसका विश्व में दूसरा स्थान था। पहला स्थान था हमारा अमेरिका का। अगला, संचार तकनीक विकसित थी। वहाँ पे
उनका उपग्रह था, उपग्रह छोड़ रखा था इन्होंने, सैटेलाइट, मतलब बहुत उन्नत थी, प्रगतिशील थी। आगे विशाल संसाधन था, मतलब उनके पास ना तेल की कमी थी, ना खनिज की, ना ऊर्जा की, ना कोयला की, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, इसलिए उनको महाशक्ति कहा जाने लगा। अगर ये सभी वस्तुओं का उत्पादन करते थे। कहा जाता है कि एक छोटी पिन से लेकर कार तक उत्पादन करता था, ऐसा कोई चीज़ थी जिसका वो उत्पादन ना करता हो। आगे यहाँ पे जो बेरोजगारी थी, वो बेरोजगारी ना के बराबर थी, तथा शून्य थी, और यही वजह थी कि वहाँ के लोगों की इनकम भी बहुत अच्छी थी, लोगों की इनकम भी बहुत अच्छी थी, और सभी लोगों को रोजगार थी, वहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो भी अधिक थी। आगे लिखा है कि लोक कल्याण रियायत, रियायत का मतलब होता है छूट। सरकार शिक्षा पे, स्वास्थ्य सुविधा पे और बच्चों की देखभाल पे भी छूट प्रदान करती थी। तो इसलिए अर्थव्यवस्था की बहुत बेजोड़ थी, और यही कारण हो सकते हैं इसकी महाशक्ति बनने के। जब हमने इसकी विशेषता जान ली, अब हम आगे जानेंगे सोवियत संघ की कमियां अर्थात कमजोरियां। कुछ कमजोरियां भी थी। अब कमजोरी ये थी कि सॉरी, हाँ, कमजोरी ये थी कि सोवियत संघ की जो सरकार थी वो जनता के प्रति जवाबदेही नहीं थी। अगर जनता कोई भी सवाल पूछती है तो उसका वो जवाब नहीं देती थी। दूसरा, नौकरशाही का शिकंजा। आपको पता है कि जैसे प्रशासन है, पुलिस है, वहाँ के आईपीएस जो बड़े बड़े अधिकारी है, उनका पूरा शिकंजा रहता था जनताओं पे, और बहुत बड़ा अधिकार होता था, जिससे जनता को बहुत मुश्किल से अपना जीवन यापन करना पड़ता था। अगला है जनता को आज़ादी ना मिलना। जनता को लोकतंत्र की तरह आज़ादी नहीं थी, अभिव्यक्ति अर्थात कुछ बोलने की आज़ादी नहीं थी, सरकार से सवाल जवाब करने की आज़ादी तक उनके पास नहीं थी। आगे वहाँ का जो सरकार थी वो धीरे धीरे तानाशाह का रूप धारण करती जा रही थी, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये इनकी कमी थी। आगे हथियार बमों का अधिक निर्माण। अब वहाँ पे जितने भी पैसे आते थे, चाहे वो टैक्स से पैसे आते हो या कहीं से भी जो पैसे आते थे, उस पैसे का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था वो हथियार बमों के लिए ही किया जाता था। वो अमेरिका को चैलेंज करता था और ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बना रहता था, और दिखाना चाहता था कि मैं ही सबसे पावरफुल हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, और यही वजह थी शीत युद्ध के शुरू होने की। ठीक। और जो जनता की आवश्यक जो चीज़ें थी उसकी वो ज़रूरतों को पूरे नहीं कर पाता था। आगे लिखा है कि अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान ना दे पाना। अब क्या हुआ कि ये अर्थव्यवस्था पर ध्यान ही नहीं देता था। सारे जो पैसे आते थे वो बमों पर निर्माण करने पे, और जो इसके जो गुट में शामिल थे, इसके जो सहयोगी देश थे जैसे पूर्वी देश और पूर्वी यूरोप के, तो उनके उन्हीं देशों को वो पैसा दे देता था, धन दे देता था, और इतना धन दे देता था कि वो अपनी अर्थव्यवस्था पे ध्यान ही नहीं दे पाता था। ठीक। जिससे उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर होगी और पिछड़ने लगी। आगे है प्रौद्योगिकी और अन्य संस्था का पिछड़ना। जो बड़ी बड़ी तकनीकी कंपनी थी, संस्था थी, जैसे बैंक हो सकती है ना, वहाँ की टेक्निकल कंपनियाँ हो सकती है, उस पर वो ध्यान ही नहीं दे रहा था, इससे वो भी अर्थव्यवस्था कमजोर होती चलेगी। सरकार को उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। आगे सैन्य हस्तक्षेप का अधिक होना, मतलब ये सैनिक हस्तक्षेप ज़्यादा करती थी, जिससे युद्ध में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अफगानिस्तान में इन्होंने 1979 में हस्तक्षेप किया, जिससे बहुत ज़्यादा उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। तो इससे भी सोवियत संघ की स्थिति कमजोर हुई। अगले प्रभावी देशों को अधिक मदद करना। प्रभावी मतलब वही जो इसके प्रभाव में थे, अर्थात इसके गुट में शामिल थे। एग्जाम्पल के लिए वार्सा पैक्ट में जो सदस्य थे, पूर्वी यूरोप के जो इसके सदस्य थे, उनको मदद करता था, जिससे वहाँ पे उनको धन देना पड़ता था और अपनी अर्थव्यवस्था पर वो ध्यान ही नहीं दे पाता था। तो ये भी उसकी कमजोरी थी। अब हम जो आगे पढ़ रहे हैं वो ये है कि मिखाइल गोर्बाचेव। आपको पता है कि जो मिखाइल गोर्बाचेव थे ये 1985 से 1991 तक रहे। ये अंतिम राष्ट्रपति कहा जाता है सोवियत संघ के। आपको पता है, मैंने पीछे भी बताया था। और मिखाइल गोर्बाचेव को सोवियत संघ के विघटन का जिम्मेदार माना जाता है। जिम्मेदार क्यों माना जाता है? तो सबसे पहले हम जानें कि जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो सोवियत संघ के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे, और जब वो अच्छा करना चाहते थे तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सुधार नीति चलाई। अब ये जो सुधार नीति चलाई, ये तो अर्थव्यवस्था और सोवियत संघ को मजबूत करने के चलाई गई थी, लेकिन इसका कुछ गलत ही परिणाम हो गया। परिणाम ये हुआ कि इन्होंने जो सबसे पहला काम किया, इन्होंने पश्चिमी देशों से संपर्क बनाए। पश्चिमी देशों से संपर्क इसलिए बनाए क्योंकि पश्चिमी अर्थव्यवस्था थी, अर्थात पश्चिमी अर्थव्यवस्था मतलब यूएसए का सपोर्ट करने वाली, उनसे संपर्क बनाए। और इसलिए बनाए क्योंकि वो
उनकी तकनीकी प्रगति होती जा रही थी, तो उससे संबंध बनाना, इसका मतलब लाभ होना, तो इन्होंने इसके लिए बनाया। और देश में लोकतांत्रिक जैसी व्यवस्था को अपनाना शुरू कर दिया। अब जब लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाना शुरू हो गया तो इससे लोगों को आज़ादी मिलने लगी, और जब लोगों को आज़ादी मिली तो लोग सरकार के बारे में जानने लगे, सरकार के असलियत के बारे में जानने लगे, और जो पश्चिमी जो देश थे उनके बारे में जानने लगे कि वो कितनी तेजी से विकास कर रही है और हमारी अर्थव्यवस्था अर्थात सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था विकास ही नहीं कर पा रही है। तो इससे जनता जो होती है वो सरकार के विरुद्ध हो गई, भड़क गई। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने पेरेस्त्रो इसका ये जो है पेरेस्त्रो इसका मतलब पुनर्रचना, मतलब अर्थव्यवस्था को दोबारा से सुधारने की नीति, और एक थी ग्लासनोस्ट, ये दोनों ही याद करें, पूरी दो इनकी सुधार नीति में महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक है ग्लासनोस्ट, एक है पेरेस्त्रो इसका। ग्लासनोस्ट मतलब खुलेपन। अब इन्होंने विश्व की जितनी भी कंपनियां थी, चाहे वो पश्चिमी देश की कंपनियां, सबको इजाज़त दे दी कि आओ हमारे देश में और यहाँ पर व्यापार करो। जब वो कंपनी यहाँ पर आई तो लोगों को उन कंपनी के बड़े बड़े उद्योग मतलब तकनीक देख के वो असंभव रहेगी कि हमारे अर्थव्यवस्था के पास तो ये है नहीं, और हमारी अर्थव्यवस्था ये कहते आ रही है कि हम विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। तो उनको असलियत पता चलने लगी, और जब असलियत पता चलने लगी तो सारी जनता ने इस सरकार का विरोध करने लग गए। और जब सरकार का विरोध करने लगे तो इस मैंने आपको बताया था कि जो सोवियत संघ था वो 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। तो इसमें से जो देश थे, कई देश कहने लगे कि अब हम इस सोवियत संघ में नहीं रहना चाहते, हम अलग रहना चाहते हैं, मतलब हम इनसे अलग होना चाहते हैं। और जब ये वजह आई, जब लोगों ने विरोध किया और जब सभी देश जो थे वो अलग होना चाहते थे, तो इसका परिणाम क्या हुआ? सोवियत संघ का विघटन। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब ये देखेंगे कि सोवियत संघ का जब विघटन हुआ, जो 15 गणराज्य उससे कई सारे देश निकले, है ना। अब जो कई सारे देश निकले तो उसमें कौन कौन से मुख्य देश थे उसकी हम चर्चा कर लेते हैं, मतलब जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो निकलने वाला मतलब स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला था वो लुथियानिया था, प्रथम घोषणा करने वाला। फिर लातिया था, फिर एस्टोनिया थे। आज ये तीनों ही नाटो के सदस्य और भी हैं। ठीक, आगे था तजाकिस्तान। जो तजाकिस्तान था, समझ लो यहाँ पे गृह युद्ध चला। गृह युद्ध का मतलब होता है कि लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। ठीक, और ये चर्चा में इसलिए रहता है क्योंकि ये 1991 में विघटन हुआ, लेकिन तजाकिस्तान में जो गृह युद्ध चला वो 2001 तक चला, अर्थात 10 वर्ष तक चला। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो वो कौन सा देश था जिसमें 10 वर्ष तक गृह युद्ध चला, तो आप नाम बता देना, वो तजाकिस्तान था। आगे हिंसक अलगाववादी आंदोलन। अलगाववादी मतलब देश से अलग होने के लिए जो हिंसा करते हैं, ये आंदोलन करते हैं, उसको हिंसक अलगाववादी आंदोलन कहते हैं। और रूस से निकलने सोवियत संघ से निकलने वाले जो देश थे उसमें एक चचन्या था और एक दागिस्तान थे। यहाँ पे हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए, और भी जगह आंदोलन हुए जिसमें, लेकिन एक हुई चेकोस्लोवाकिया। यहाँ पे शांति से आंदोलन हुआ और ये बिल्कुल शांति से ही अलग हो गए। और जब चेकोस्लोवाकिया अलग हुआ तो ये दो भागों में विभाजित हो गया, एक चेक गणराज्य में, एक स्लोवाकिया में। ठीक, फिर इसके अलावा इसके आगे यूगोस्लाविया 1991 में। ये यूगोस्लाविया जो था इससे कई सारे देश निकले। एग्जाम्पल के लिए स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मतलब 3 निकले, और भी निकले। और इसके अलावा यूक्रेन निकला, अजरबैजान निकला, जॉर्जिया निकला, आदि कई सारे देश निकले जब सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।